हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, टीएसटी पीएचडी एलटी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये आगामी परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम हैं उसके डेट तो अभी नहीं आई है और ना इसका भी फॉर्म भरा गया है। लेकिन जैसे परिस्थितियां बन रही है कि इसका जो फॉर्म है जल्द ही आपके दिसंबर के लास्ट तक इसका फॉर्म आ जाएगा। तो तैयारी आप लोग अभी से अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे सोशल साइंस में सबसे पहले राजनीतिक विचारक, जो कि हम लोग प्लेटो से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सभी लोगों ने कुछ लोगों ने जो इसके पहले टीएसटी पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम भी दिए होंगे। तो जो भी कमियां रही होंगे फ्रेंड्स, इस बार उस कमियों को दूर करिएगा। और हम अपने वीडियो में हैंड राइटिंग के जो नोट्स है हमारा, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्लेटो का पार्ट 1 होगा। आइए देखते हैं प्लेटो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्लेटो के संक्षिप्त परिचय देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हम लोग का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग प्लेटो से संबंधित पार्ट 1 में उसके कुछ रचनाएं और उससे उसके जीवन के परिचय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं प्लेटो का जन्म, तो प्लेटो का जो जन्म होता है 428 ईसा पूर्व होता है, और उसकी जो मृत्यु होती है 347 ईसा पूर्व। यानी कि जो प्लेटो का समय था वह 428 से लेकर 347 ईसा पूर्व तक था। इसका जन्म था फ्रेंड्स आपकी यूनान के एथेंस में हुआ था। इसकी माता का नाम था पेरिकतियोन और पिता इसके अरिस्टोन थे। तो ये प्लेटो से संबंधित कुछ उसके महत्वपूर्ण जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें थी। आइए देखते हैं प्लेटो से संबंधित आगे। प्लेटो के समय यूनान उस समय दो भागों में बटा था। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब है जब प्लेटो था तो उस समय जो यूनान था दो भागों में बटा था। पहला भाग था आपका एथेंस, दूसरा था स्पार्टा। एथेंस में मानसिक शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। जो प्लेटो था वह इन दोनों ही शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित था। यानी कि यूनान में जो दो प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी वह थी मानसिक शिक्षा और एक शारीरिक शिक्षा। मानसिक शिक्षा आपके एथेंस में दी जाती थी और स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। आगे देखते हैं हम। प्लेटो 20 वर्ष की आयु में ही क्या किया था, सुकरात के पास चला गया था। प्लेटो जो था वह 20 वर्ष की जब उसकी अवस्था होती तो वह सुकरात के पास चला जाता है और उसका शिष्य बन जाता है। देखते हैं आगे। सुकरात प्लेटो का गुरु था। यानी कि प्लेटो क्या था, सुकरात का शिष्य था। सुकरात जो था वह तर्क विद्या में विद्वान था। यानी जो सुकरात थे उसके गुरु, वह तर्क अपनी बातों से, मतलब अपने तर्क वितर्क के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते थे। वह इसमें काफ़ी निपुण थे। तो आगे देखते हैं कि सुकरात के समय एथेंस और स्पार्टा में निरंकुश तंत्र था। यानी कि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उस समय जो एथेंस था उस समय वहाँ पे जो राजतंत्र चल रहा था, जो शासन चल रहा था, वह किस प्रकार का शासन तंत्र था, निरंकुश तंत्र था। सुकरात ने इस तंत्र की आलोचना कर दी, जिसके लिए सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात ने क्या किया था कि जो उस समय निरंकुश तंत्र था उसकी आलोचना कर दी, जिसके लिए उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। आगे देखते हैं। सुकरात को मृत्यु दंड देने से प्लेटो बहुत दुखी हुआ और प्लेटो ने यूनान छोड़ने का निर्णय लिया एवं वह विश्व भ्रमण के लिए निकल गया। यानी कि सुकरात की जब मृत्यु हो गई तो यह प्लेटो जो था काफ़ी दुखी हुआ था। स्वाभाविक सी बात है कि यदि जिससे हम बहुत चाहते हैं उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो दुखी होना स्वाभाविक होता है। तो प्लेटो भी काफ़ी दुखी हुआ और वह यूनान छोड़ने का निर्णय किया और विश्व भ्रमण के लिए निकल गया। आगे वह देखते हैं हम लोग। 399 ईसा पूर्व में जब प्लेटो विश्व भ्रमण के लिए निकला तो उस समय उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब वह प्लेटो यूनान छोड़ा था 399 ईसा पूर्व में, तो उस समय उसका हृदय जो था परिवर्तित हो गया था, क्योंकि उसके गुरु की क्या हुई थी, हत्या कर दी गई थी। उसे मृत्यु दंड दे दिया गया था, जिसके कारण उसका हृदय जो था काफ़ी परिवर्तित हो चुका था। प्लेटो के हृदय परिवर्तित होने के कारण मैक्सी एक विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं। वह कहते हैं प्लेटो के बारे में, उन्होंने क्या कहा था कि सुकरात ने दोबारा जन्म ले लिया है। यानी कि जो मैक्सी थे इन्होंने कहा था कि जो सुकरात थे
वो तो मर गए, लेकिन अब प्लेटो में उन्होंने क्या किया है, दोबारा से जन्म ले लिया है, ऐसा मैक्सी का कहना था। फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहानी के तौर पे यदि हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। आगे चलिए देखते हैं। प्लेटो घूमते घूमते मगध पहुंच गया। प्लेटो जो था घूमते घूमते आपके भारत यानी कि मगध में पहुंच गया। वह जब वहां पे पहुंचा तो वहां पे जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, और इस वर्ण व्यवस्था से वह काफ़ी प्रभावित हुआ और अपने न्याय का आधार उसने कर्तव्य पालन माना। प्लेटो जब मगध पहुंचा तो वहां पे कौन सी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, और अपने न्याय का आधार जो माना उसे कर्तव्य पालन बताया उसने। इसके बाद वह दोबारा फिर कहाँ आता है, यूनान चला जाता है। ठीक है, यानी कि प्लेटो जब मगध पहुंचा वहाँ पे वर्ण व्यवस्था से प्रभावित हुआ और अपने न्याय के आधार को कर्तव्य पालन बताया। इसके बाद दोबारा वह यूनान चला गया। आगे देखते हैं हम लोग। प्लेटो ने यूनान में 387 ईसा पूर्व में अकादमिक नामक एक संस्था होती है जिसकी वह स्थापना करता है। ठीक है, यानी कि प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में अकादमी नामक संस्था की स्थापना। यह प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो ने जो अकादमी नामक संस्था की स्थापना की थी कब किया था, तो 387 ईसा पूर्व में। कहाँ पर किया था, तो यूनान में किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि 380 ईसा पूर्व में रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की। इसके बाद प्लेटो जब अकादमिक नामक संस्था की स्थापना करता है तो उसके बाद वह 380 ईसा पूर्व में एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम होता है रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक का नाम होता है उसके, रिपब्लिक नामक पुस्तक। रिपब्लिक में उसने क्या बताया है, रिपब्लिक में उसने न्याय के सिद्धांत का वर्णन किया है जिसमें एक दार्शनिक राजा के बारे में वर्णन किया गया है। प्लेटो ने जो पुस्तक की रचना की रिपब्लिक, उसमें न्याय का सिद्धांत के बारे में उसने वर्णन किया और उसमें जो अपने जो राजा होगा राज्य का वह किस प्रकार का होगा, तो दार्शनिक राजा के बारे में उसने उसमें चर्चा की है। ये आगे हम लोग देखेंगे कि रिपब्लिक पुस्तक के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपनी पुस्तक में जो रिपब्लिक थी उसमें दार्शनिक राजा के बारे में वर्णन किया है। वह दार्शनिक राजा किस प्रकार का होगा उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आइए आगे के पॉइंट में देखते हैं हम लोग। प्लेटो दार्शनिक राजा को व्यवहारिक रूप देना चाहता था लेकिन वह सफल नहीं हुआ और उसने द लाज, ठीक है, द लाज नामक पुस्तक की रचना की। जो प्लेटो था वह दार्शनिक राजा को व्यवहारिक रूप देना चाहता था लेकिन उसमें वह सफल नहीं होता है। इसके बाद उसने एक और पुस्तक की रचना करता है जो कि उस पुस्तक का नाम होता है द लॉज। ठीक है, किस पुस्तक का नाम, और उस पुस्तक का नाम क्या होता है, द लॉज नामक पुस्तक उसका नाम रखता है। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो का पूरा नाम। फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ देता है कि प्लेटो का पूरा नाम क्या था। तो प्लेटो का जो पूरा नाम था वह अरिस्टोक्लीज था। और ये अरिस्टोक्लीज क्यों पड़ा था, जो कि इसके चौड़े कंधे होने के कारण इसके गुरु ने रखा था। प्लेटो का असली जो नाम था अरिस्टोक्लीज था। यह नाम क्यों पड़ा था, उसके जो कंधे थे काफ़ी चौड़े थे जिसके कारण उसके गुरु अरिस्टोक्लीज नाम उसका रखे थे। तो ये प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो का पूरा नाम क्या था, तो अरिस्टोक्लीज था। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो की शैली। तो प्लेटो की शैली जो थी दोस्तों वह दो प्रकार की थी। ठीक है, प्लेटो की शैली दो प्रकार की थी। पहली शैली थी उसकी निगमनात्मक शैली और दूसरी थी संवाद शैली। निगमनात्मक शैली में वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बातें बताता है और संवाद शैली आप लोग जानते हैं कि वाद विवाद यानी कि बातचीत के माध्यम से वह अपने विचारों को रखता था। आप लोग मनोविज्ञान पढ़े होंगे तो निगमनात्मक जो विधि होती है जानते होंगे कि उसमें जो बातें बताई जाती हैं किस प्रकार से बताई जाती हैं, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। चूंकि सुकरात खुद ही कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, वह केवल संवाद के माध्यम से अपने विचारों को रखता था, जिसके कारण प्लेटो भी अपने सभी ग्रंथों में संवाद शैली का ही प्रयोग किया था। सुकरात के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात बताई गई। ठीक है, तो वह कौन सी बात थी, सद्गुण ही ज्ञान है। तो इसमें यह कहने का प्रयास किया गया है इस पॉइंट में कि प्लेटो जो था वह सुकरात का शिष्य था। चूंकि सुकरात जो था खुद से कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, वह अपनी बातों को संवाद के माध्यम से लोगों के सामने रखता था और प्लेटो ने भी अपने सभी ग्रंथों में संवाद शैली का ही प्रयोग किया है, जो कि प्लेटो का
क्या होता है, सोर्स होता है उसके सभी ग्रंथों का। तो जो सुकरात थे वह एक बहुत अच्छी बात भी बताए थे। उन्होंने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि आपके अंदर जो अच्छे विचार होंगे, जो आपके गुण अच्छे होंगे, वही असली ज्ञान होता है, ऐसा सुकरात ने कहा था, जिससे प्लेटो काफ़ी प्रभावित हुआ था। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो की पुस्तक। तो प्लेटो की कुछ पुस्तकें हैं। मैं उन सभी पुस्तकों के बारे में इसमें आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले पुस्तक, जैसा कि हम लोगों ने रिपब्लिक देखा था, तो आइए रिपब्लिक के बारे में कुछ हम लोग तथ्य देखते हैं। रिपब्लिक जो होती है फ्रेंड्स, ये 380 ईसा पूर्व लिखी जाती है। प्लेटो ने जैसा कि हमने देखा कि प्लेटो ने इस पुस्तक में दार्शनिक शासन के बारे में बताया है। आगे एक पॉइंट में बताया गया है कि रिपब्लिक को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यह प्रश्न बन सकता है कि रिपब्लिक कितने भागों में है, तो 10 भागों में है। यह प्रश्न काफ़ी बार बना है। ठीक है, याद रखिएगा आप, रिपब्लिक जो है 10 भागों में है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासन को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए इसने सिसिली की राजधानी सेराक्यूज के राजा दियोनिसिस प्रथम पर प्रयोग किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि दार्शनिक राजा पर जो पाबंदी लगाई गई उस पर जो व्यवस्था की गई वह व्यवहारिक जीवन में संपन्न नहीं हो सकती थी, इसलिए यह व्यवस्था असफल हो गई। यानी प्लेटो ने अपने जो रिपब्लिक में उसने लिखा है कि दार्शनिक राजा के बारे में उसने जो भी नियम कानून उस पर लगाया था वह उसको व्यवहारिक रूप देना चाहता था, लेकिन वह व्यवहारिक जीवन में वह संपन्न नहीं हो सकती थी। कुछ उसमें जो व्यवस्थाएं थी वह वर्तमान समय में वह सही नहीं थे, जिसके कारण उसकी यह जो व्यवस्था थी वह असफल हो जाती है। ठीक है, इस घटना से क्या होता है, प्लेटो प्रभावित होता है और अपनी दूसरी पुस्तक की रचना करता है। वह कौन सी पुस्तक होती है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था उस पुस्तक का नाम है क्या, द लॉज। ठीक है, यह प्रश्न बनता है कि द लॉज जो पुस्तक है ये किस घटना से प्रेरित है, तो यह प्लेटो की उस घटना से प्रेरित है जब इसने अपने दार्शनिक राजा को व्यवहारिक रूप देना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। तब इसके बाद उसने द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। आइए देखते हैं द लॉज नामक जो पुस्तक है उससे कुछ संबंधित पॉइंट। यह पुस्तक रिपब्लिक के दियोनिसिस प्रथम के घटना से प्रभावित ग्रंथ है, जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा। यह विधि के शासन पर बल देता है। विधि के शासन का मतलब है यह नियम कानूनों पे जो शासन होगा किस प्रकार का होगा इस पे चर्चा की गई है इस पुस्तक में। किस पे, द लॉज नामक पुस्तक में। तो प्रश्न बन सकता है कि द लॉज नामक पुस्तक की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें विधि के शासन पर बल दिया गया है। और यह जो पुस्तक है यह 12 भागों में डिवाइडेड है, यानी कि 12 भागों में इस पुस्तक को विभाजित किया गया है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे इसकी नेक्स्ट पुस्तक होती है स्टेट्समैन। ठीक है, स्टेट्समैन आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट्समैन। इस पुस्तक में प्लेटो ने संविधानों का वर्गीकरण किया है। प्लेटो ने जो संविधान के बारे में जो भी बातें बताए हैं इसी पुस्तक में उसने बताया है। संविधानों को उसने वर्गीकृत किया है किस पुस्तक में, तो स्टेट्समैन नामक जो पुस्तक है उसने संविधानों का वर्गीकरण इसमें किया है। तो याद रखिएगा संविधानों का वर्गीकरण जो है स्टेट्समैन में है। ठीक है, किसमें, स्टेट्समैन में है। द लॉज नामक पुस्तक में क्या है, विधि के शासन पे उसने उस पर बल दिया है। और रिपब्लिक में क्या किया है उसने, तो उसने दार्शनिक राजा को, ठीक है, दार्शनिक राजा के बारे में उसने चर्चा की है। आगे उसकी पुस्तक है मीनो। मीनो देखिए, मीनो भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण पुस्तक उसकी मानी जाती है। इस पुस्तक में न्याय शब्द, ठीक है, क्या, न्याय शब्द की सबसे पहले व्याख्या की गई है। तो प्लेटो जो है न्याय जो होता है उस शब्द की सबसे पहले व्याख्या किसमें करता है, मीनो नामक जो उसकी पुस्तक होती है उसमें सबसे पहले न्याय शब्द की व्याख्या की है। लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो व्याख्या करता है वह रिपब्लिक में करता है। ठीक है, रिपब्लिक में ये याद रखिएगा, पूर्ण रूप से व्याख्या यदि कहा जाए कि न्याय शब्द की जो व्याख्या है प्लेटो ने किस में पूर्ण रूप से किया है, तो रिपब्लिक में किया है। लेकिन सर्वप्रथम न्याय शब्द की व्याख्या किस में किया था, तो मीनो में किया था। याद रखिएगा आप लोग। इसकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे कि प्रोटोगोरस है, यूथिफ्री है, कीटो है, अपोलॉजी है। इन्हीं सभी पुस्तकों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को
समझ में आ गया होगा कि इन पुस्तकों से संबंधित जो भी पॉइंट है। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, मुझे लगता है कि ज़रूर समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्लेटो के बारे में कुछ अन्य बातें। प्लेटो विचारों को मूल तत्व मानता था, ठीक है। प्लेटो जो है वो विचारों को क्या कहता है कि मूल तत्व, यानी कि वह विचारों को सर्वश्रेष्ठ मान्यता देता है, यानी आपके अंदर जो विचार होंगे वही मूल तत्व होंगे, ऐसा प्लेटो का विचार था। प्लेटो के समय जो संसार था उस समय 2 भागों में बटा था। क्या था? प्लेटो के समय विश्व 2 भागों में बटा था। किस किस रूप में? तो प्लेटो के समय जो विश्व था, एक तो विचारों की दुनिया उस समय कही जाती थी और दूसरी भौतिकवादी दुनिया, ठीक है। एक जो थी विचारों की दुनिया थी, दूसरी भौतिकवादी दुनिया। आइए देखते हैं कि विचारों की दुनिया किस प्रकार थी और भौतिकवादी दुनिया किस प्रकार की थी। तो इस समय जो प्लेटो के समय था, जो सत्य जो था उस समय सत्य के 2 रूप होते थे। सत्य के 2 रूप होते थे, यानी कि सत्य को 2 रूपों में लोग मानते थे कि सत्य एक प्रकार का इस प्रकार का होगा और एक प्रकार का इस प्रकार का होगा। तो देखते हैं किस प्रकार के सत्य को माना गया था उस समय। तो पहला जो सत्य था वह विश्व परिवर्तनशील है, इस प्रकार का एक सत्य था। ऐसा हेराक्लिटीजवादी जो लोग थे ऐसा मानते थे कि जो विश्व है वह परिवर्तनशील है। दूसरा जो था सत्य अस्थाई है, ऐसा पैरामेंडिसवादी मानते थे। यानी कि जो सत्य के 2 रूप थे वह पहला जो था विश्व परिवर्तनशील है, यह हेराक्लिटीजवादी मानते थे। दूसरा था सत्य अस्थाई है, ऐसा पैरामेंडिसवादी मानते थे। प्लेटो इन दोनों रूपों से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने कहा कि सत्य अस्थाई तो है लेकिन इसकी परछाई परिवर्तित होती रहती है। यानी प्लेटो का कहने का मतलब ये था कि सत्य तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन यह किसी दूसरे रूप में इसको आप लोग दे सकते हैं। इसकी जो परछाई होगी, जो सत्य होगा, सत्य ही होगा, लेकिन यह किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा, ऐसा प्लेटो कहता है। और यह अपने कथन में कहता है कि सत्य अस्थाई तो है लेकिन इसकी परछाई क्या होती है, परिवर्तित होती है। यह कथन उसका, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह कथन के रूप में आपके एग्जाम में पॉइंट बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो के विचारों का दार्शनिक अध्ययन यदि हम करते हैं तो यानी प्लेटो का जो विचार थे उसका दार्शनिक अध्ययन किस प्रकार था उससे हम लोग देखते हैं। प्लेटो के जो दार्शनिक विचार थे वह 3 सिद्धांतों से पता चलता है। जो यानी प्लेटो के दार्शनिक विचार थे वह कितने प्रकार से हमको पता चलता है? 3 सिद्धांतों के माध्यम से। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो सिद्धांत था वह क्या था। तो सबसे पहला सिद्धांत वह था आपका पहला गुफा का सिद्धांत, ठीक है। प्लेटो ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था दार्शनिक सिद्धांत में, गुफा का सिद्धांत। इसमें वह बताता है ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। प्लेटो ने कहा था गुफा के सिद्धांत के माध्यम से कि जो ज्ञान का रास्ता होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी उसके कहने का मतलब होता है कि ज्ञान जो मिलेगा आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, आपके सामने काफ़ी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सीखते हैं, क ख ग घ सीखते हैं, तो हम यदि क जब बनाते हैं तो वह कभी क हम लोगों का कुछ इस प्रकार से क बनता है तो कभी कुछ इस प्रकार से बनता है। तो मतलब कि क हम जब सीखते हैं क बनाना, वह शुरू में कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, बाद में हमारे प्रैक्टिस के माध्यम से वह हम क को बनाना सीख जाते हैं। इसी को कहता है गुफा का सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो की ज्ञान का जो रास्ता होता है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में प्लेटो क्या कहता है। विभाजक रेखा का सिद्धांत दूसरा देता है आप, वह विभाजक रेखा का सिद्धांत। इसमें वह क्या कहता है, सत्य का पता आत्मा और दृष्टि दोनों से लगाया जा सकता है। प्लेटो कहता है कि सत्य का पता हम लोग आत्मा और दृष्टि दोनों से लगा सकते हैं, केवल आत्मा से नहीं लगा सकते हैं और केवल दृष्टि से भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ हमें आत्मा और दृष्टि दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सत्य का पूर्ण रूप से पता लगाया जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है, यहाँ पे कोई वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या है, वृक्ष है, ये वृक्ष है और इसकी यदि यहाँ पे क्या है, परछाई पड़ रही है, ठीक है, इस वृक्ष की यहाँ पे ये परछाई पड़ रही है, यहाँ पे ये सूर्य है। तो यदि हम देखते हैं कि ये वृक्ष है लेकिन इसकी परछाई सेम आकार का ये भी है, इसी के आकार का ये भी है, तो कह सकते हैं कि क्या ये वृक्ष है?
नहीं, असल में तो वृक्ष ये है, लेकिन परछाई की तरह उसका आकार ये है। कहने का मतलब है कि हम अपनी केवल आत्मा से इसको नहीं कह सकते हैं कि वृक्ष यही है, कि उसके आकार को समझ लें कि वृक्ष के आकार का तो ये वृक्ष हो सकता है, लेकिन हम अपने दृष्टि का प्रयोग करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि असल में तो वृक्ष ये है, ये तो उसकी क्या है, परछाई है। तो प्लेटो यही कहने का प्रयास करता है कि सत्य का पता यदि आपको लगाना हो तो आत्मा और दृष्टि दोनों से लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये भी पॉइंट आप लोग समझ लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटो के तीसरा सिद्धांत। प्लेटो का तीसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, जो वह देता है दार्शनिक सिद्धांत में अपना 3 सेब का सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है आप लोगों के एग्जाम में, 3 सेब का सिद्धांत यह किसने दिया है? तो यह प्लेटो ने दिया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है इसमें प्लेटो ने बताने का प्रयास किया है। इसमें प्लेटो कहता है कि पके सेब को खाना, कच्चा सेब संरक्षित करना एवं खराब सेब फेंक देना। प्लेटो कहता है 3 सेब के सिद्धांत के माध्यम से कि पके सेब को खाना चाहिए, कच्चा सेब को संरक्षित करना चाहिए, खराब सेब को फेंक देना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि सेब के विषय में वो बता रहा है कि पके सेब को खा लीजिए, कच्चा सेब को रख लीजिए और खराब सेब को फेंक दीजिए। उसके कहने का मतलब है कि अच्छे जो चीज़ें हैं, अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो गुण हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन हमें यदि सुनने को मिलता है तो उसे हमें दूसरे के माध्यम से और उसको सुनकर दूसरे के से चर्चा करके हमको उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके उससे हम कोई निर्णय ले सकते हैं। ये कच्चा सेब के माध्यम से वह कहने का प्रयास करता है। खराब सेब के माध्यम से वह यह कहना चाहता है कि जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, यदि वो हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो उसे हमको तुरंत इग्नोर कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। खराब सेब का तात्पर्य उसका यही कहता है। तो मुझे लगता है आप लोग जान चुके होंगे कि पके सेब का मतलब क्या था, कच्चा सेब का मतलब क्या था और खराब सेब का क्या मतलब था। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि 2 पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा प्लेटो का कुछ संक्षिप्त परिचय देखा था, उसकी पुस्तकों के बारे में हमने देखा, उसके दार्शनिक सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके और कुछ सिद्धांत, उसकी कुछ आलोचनाएँ भी की गई हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।